आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं और नए टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग जिस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो ये जो टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बेसिकली इट्स अ रेजिस्टेंस टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। तुम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हो न्यूटन का। उसमें क्या बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या मोशन पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा या मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ये डेफिनेशन हम लोग इनर्शिया की न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। ओके, तो वहां पे जो चेंज को अपोज कर रहा था, जो मोशन के चेंज को रेजिस्ट कर रहा था, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास एक कार है और एक ट्रक है, अगर अपन दोनों को धक्का लगाते हैं और दोनों में वेलोसिटी v लाना चाहते हैं तो किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली ट्रक पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर सपोज करो तुम्हारे को एक 5 किलो के ऑब्जेक्ट को हिलाना है और एक 50 किलो के ऑब्जेक्ट को हिलाना है, तो हिलाने में किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? या अगर सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देनी है तो किस पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियसली द आंसर इज 50 kg वाले मास पे अपने को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और 5 kg वाले मास पे अपने को कम वर्क करना पड़ेगा। या 50 kg के मास को हिलाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए अपने को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है और 5 kg के मास को मोशन में लाने के लिए अपने को कम फोर्स अप्लाई करना है। सो व्हाट वी कैन से इज नाउ द इनर्शिया है वो किस पर डिपेंड करता है? वो मास पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो इनर्शिया था वो किस पर डिपेंड करता था? मास पे डिपेंड करता था। सो मास इज बेसिकली द इनर्शिया फॉर द लीनियर मोशन। अब जिस चैप्टर में हम लोग हैं उस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं रोटेशनल मोशन को। तो रोटेशनल मोशन को जो इनर्शिया है उसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि रोटेशन के लिए हमारे को जो रेजिस्टेंस मिलेगा रोटेशन में चेंज के लिए उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि लेट्स से कि ये कोई भी रिजिड बॉडी और इस रिजिड बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट अपन रोटेट करते हैं। लेट्स से कि ये इस एक्सिस के अबाउट अपन इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करते हैं। तो अपन ये r1 डिस्टेंस पे m1 मास लेते हैं, r2 डिस्टेंस पे m2 मास लेते हैं, r3 डिस्टेंस पे m3 मास लेते हैं और अपन क्या करते हैं इस पूरी रिजिड बॉडी को स्मॉल स्मॉल मास में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है, वी नो कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v1 इज इक्वल टू ओमेगा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 r2, इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v3 इज इक्वल टू ओमेगा 3 r3। सो अगर अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस पूरी बॉडी की? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लाइक दिस। एंड what is v1? v1 is omega 1 r1. What is v2? v2 is omega 2 r2. v3 is omega 3 r3 and so like this. So we can say this is half m1 omega square r1 square plus half m2 omega square r2 square
प्लस हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सो विच दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 like this. Okay, so what will happen is यहां पे अगर अपन देखें तो जैसी काइनेटिक एनर्जी है उसमें ये तो टर्म सेम है, लेकिन m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, यानी कि हर पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन वाली टर्म भी यहां पे आ रही है। ओके, सो इसको मैं कंपेयर करता हूं और तुम्हारे को दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है वेलोसिटी v से, इसका मास m है। अगर अपन इसको भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया होता ऐसे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती, हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस हाफ m3v स्क्वायर, लाइक दिस, which is basically equal to half v square m1 plus m2 plus m3 plus dot dot dot, which is equal to half v square कैपिटल V। ओके, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी अपन ने क्रिएट की है जब इस मास को धक्का लगा, रिमेंबर ये ट्रांसलेशन मोशन है, तो सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी v से स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो जो अपने पास जो आया जो इनर्शिया क्रिएट कर रहा है एनर्जी में वो m है जो कि कांस्टेंट है। लेकिन इस मोशन में तुम देखो कि जब मैं काइनेटिक एनर्जी में देख रहा हूं तो मेरे पास ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ये पार्ट अलग है। सो वी कैन से कि इंडिविजुअल मास जो है जिसकी पोजीशन r1 है उसका जो इनर्शिया है वो क्या है, m r स्क्वायर। तो किसी भी पार्टिकल के लिए अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन कर सकते हैं, m r स्क्वायर से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो यहां पे हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड कर रहा है और r पे भी डिपेंड कर रहा है। सो मैं तुम्हारे को दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक रिंग लेता हूं जिसका मास m है और रेडियस r1 है, और दूसरी एक और रिंग लेता हूं उसका भी मास m है और रेडियस r2 है। अगर ये भी ओमेगा से रोटेट हो रही है और ये रिंग भी ओमेगा से रोटेट हो रही है और अपन भी क्या करते हैं इस रिंग को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r स्क्वायर प्लस m2 r1 स्क्वायर प्लस m3 r1 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर m r1 स्क्वायर। और इस रिंग के लिए अगर मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं और इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक को कैलकुलेट करके सम करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर m r2 स्क्वायर। सो वी कैन क्लियरली सी हियर कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। या अपन यूं बोले कि सेम मास m और दोनों रिंग की रेडियस अलग अलग है, अगर दोनों को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देनी है तो वी कैन सी कि हमारे को इस पे ज्यादा वर्क करना और उस पे कम वर्क करना पड़ेगा। सो व्हाट आई सी इज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है। लीनियर मोशन के लिए अगर अपने को इनर्शिया निकालना है इट्स सिंपली मास
कोई भी वेइंग मशीन लो और उस पर उसको वे कर लो, तुम्हारे को उस ऑब्जेक्ट का मास मिल जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मिल जाएगा। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन में जाना है और हमारे को उस रोटेशनल मोशन के लिए इनर्शिया, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फाइंड आउट करना है, तो अपन उसको सिंपली किसी भी वेइंग मशीन पे ले जाके वे करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक तो डिपेंड कर रहा है उसके क्या बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, और दूसरा वो इस पे भी डिपेंड करता है कि अपन किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। क्लियर है? तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं एमआई लिखूंगा, डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस के अबाउट अपन उसको रोटेट कर रहे हैं। इट्स सिंपल, जैसे सिलेंडर है तो इसको इसकी जो एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट करना बहुत इजी होता है, राइट। लेकिन अपन इसको ऐसे रोटेट करें तो रोटेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, या अगर अपन और अलग तरीके से रोटेट करें तो रोटेट करना थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि किस एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट किया जा रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन मास, वो पहला कंडीशन होना चाहिए था, मैंने बाद में लिख लिया उसको, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन distribution of mass about the axis, distribution of mass about the axis। तो जैसे अगर तुम्हारे पास मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m1 m2 m3, तो तुम उनके एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर दोगे r1 r2 r3, एंड सिंपल है I विल बी, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तुम्हारे पास अलग अलग, देन I विल बी summation of mi ri square, where ri is the distance of the ith mass, perpendicular distance of the ith mass from the axis of rotation। Okay, so let us solve few simple questions to find out moment of inertia। पहला सवाल करते हैं, ये स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पे मैंने 4 पार्टिकल्स रख लिए जिनका मास m है, और हमारे को एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है और जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी इस एक्सिस के अबाउट हमारे को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और मान लो कि स्क्वायर की साइड कितनी है, a है। ओके, अगर स्क्वायर की साइड a है तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 है। तो एक मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2। ओके, सो एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस कितना हो जाएगा, mr² a/√2 का स्क्वायर। और अपने पास टोटल कितने मास है, 1 2 3 4 मास है, सो दिस विल बी 4 टाइम्स m into a/√2 का स्क्वायर, so this will be 2ma²। क्लियर है? ओके, क्लियर है बिल्कुल। आई कैन रिपीट द सेम क्वेश्चन। अब तुम्हारे बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अपन सेम यही सवाल लेते हैं, और इस बार थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं सवाल को। अपन ने स्क्वायर ले लिया और अपन ने 4 मास m इसके यहां पे रख लिए। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अगर इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इस एक्सिस से डिस्टेंस 0, इस मास का एक्सिस से डिस्टेंस 0, इस मास का एक्सिस से डिस्टेंस है a, और इस मास का भी एक्सिस से डिस्टेंस कितना है
ए। तो अब अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ma स्क्वायर। ओके, नाउ लकीली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास सेम आ गया। सो लेट्स सी कि इस सवाल में मुझे पता नहीं चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अब हम एक अलग एक्सिस ले लेते हैं। व्हाट वी डू नाउ इज, हम लोग क्या करते हैं, we take the same square and we take the 4 mass m at the corner of the square, and now what we do is we take a different axis. We take the axis which is passing through the diagonal. तो अब इस मास का डिस्टेंस 0 और इस मास का भी डिस्टेंस 0, इसका डिस्टेंस यहां से a/√2 और इसका डिस्टेंस यहां से a/√2. So what is the moment of inertia now? ma square by 2 plus ma square by 2 which is equal to, okay, इसमें क्या किया, ma/2 का स्क्वायर प्लस ma/2 का स्क्वायर, तो ma स्क्वायर आ गया. Now you can see here the difference in the moment of inertia when we change the axis. Okay, क्लियर है? यहाँ पे हम एक सवाल और करते हैं. This time I am taking a rectangle जिसकी ये साइड A है और ये साइड B है, और अपन ने क्या किया है, 4 मास इसके कॉर्नर पे रख लिया. ओके, एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल. सेम थिंग. ओके, सो व्हाट यू सी हियर इज, इस मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो 0 है, और इस मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो 0 है. और अगर अपन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं h, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ड्रॉप कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं h. तो अपना सबसे पहला काम ये होगा कि अपन h को कैलकुलेट करें. तो h को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, AB, डायगोनल की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय h, और क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहे हैं सो मल्टीप्लाइड बाय 2, सो h विल कम आउट टू बी ab अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है क्योंकि एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस 0 है, इसका mh स्क्वायर और इसका भी mh स्क्वायर. तो अपने पास I क्या हो जाएगा, mh स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर which is equal to twice mh square which is equal to twice m
AB upon square root of A square plus B square. So we find out the moment of inertia of a rectangle. Sorry, moment of the four particles of mass M which are placed at the vertices of the rectangle और above the axis जो कि उसके diagonal से पास हो रही है. समझ में आ गया तुम्हारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग. मेरे पास दो मास है m1 एंड m2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. मेरे को क्या करना है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा r/2. So the moment of inertia I will be m1 into r/2 का स्क्वायर प्लस m2 multiplied by r/2 का स्क्वायर which is r/2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. So m1 plus m2 r square by 4. m1 plus m2 r square by 4. अब इसी सवाल को हल्का सा चेंज कर लो एंड सपोज ये मास m1 और ये मास m2 अगेन एट अ डिस्टेंस r, बट दिस टाइम अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के वो पास इस एक्सिस के वो निकालना है जो कि m1 से पास हो रहा है. दिस इज मास m1, अपने को इसके अबाउट निकालना है. तो क्योंकि एक्सिस m1 से पास हो रही है तो m1 का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0. तो I क्या हो जाएगा m1 into 0 plus m2 multiplied by r square. So this is equal to m2 r square. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इससे. इसी सवाल को हल्का सा चेंज कर देते हैं अपन. और अगर इसी सवाल में अगर एक्सिस m2 से पास हो रही है और डिस्टेंस r है, इस बार क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एक्सिस m2 से पास हो रही है तो m2 का डिस्टेंस तो एक्सिस से 0 है और m1 का डिस्टेंस r है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I is equal to m1 r square. Is this clear? Last question. I'll take the same question. Mass m1 and m2 which are at a distance r, and now I want to find out moment of inertia about the axis passing through its center of mass. हमारे को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. सो लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है जिसका m1 से डिस्टेंस r1 है और m2 से डिस्टेंस r2 है. तुम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालने तो आता होगा, राइट? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. पर अपने को यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि r1 और r2 की वैल्यू क्या है. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यह इसका सेंटर ऑफ मास है then we can say that m1 r1 is equal to m2 r2 and r1 plus r2 is equal to r. So if I solve it, मेरे को क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ से r1 को वहाँ पे r2 के लिए यहाँ से लेके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, then r1 1 plus m1 upon m2 r1 is equal to r, and this gives me r1 is equal to
m2r upon m1 plus m2, and on the same line I'll get r2 is equal to m1r upon m1 plus m2. Clear? So what we can do now is substitute the value of r1 and r2 here. So moment of inertia क्या जाएगा? I center of mass is equal to m1 r1 square is m2 r upon m1 plus m2 का whole square plus m2 m1 r upon m1 plus m2 whole square. If we will further simplify this will come out to be m1 m2 r square divided by m1 plus m2. और अगर तुम्हारे को थोड़ा सा मालूम हो ये जो m1 m2 अपन m1 plus m2 है इसको reduced mass भी बोलते हैं. So we can say that the moment of inertia about our center of mass is equal to mu times r square, where mu is known as the reduced mass, which is m1 m2 upon m1 plus m2. Okay. So moment of inertia particles के लिए about the axis निकालना सीख लिया हम लोगों ने. Now we will learn how to find out moment of inertia of the rigid body and theorems related to moment of inertia in the next class. I'll over the class here only. Okay, thank you.